गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। कई दिन के बाद क्लास हो रही है। आशा करते हैं ईश्वर से कि अब आपका ऑफ ना हो। हमारे पास में लिमिटेड जो है क्लासेस हैं, क्योंकि आगे फिर अगला चीज़ों को लॉन्च वगैरह करना है और अगले सिरे से चीज़ों को चलाना है। ठीक है, तो अभिषेक जी, रोहित जी, कविता जी, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप रेगुलर हो जाइए और जो आपके संगी साथी बंक मारने की जो एक आदत डेवलप होगी मेरे और आपके दोनों के अंदर, वो थोड़ा सा उसको है ना इम्प्रोवाइज करते हैं। और सबसे पहले सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो गलतियां, जो चीजें पिछले वर्ष में की हैं उनको सुधारने का प्रयास करें। आपकी पढ़ाई के लेवल पर, आपके व्यक्तित्व के लेवल पर जो जो चीजें हुई हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करिए कि अब वो गलतियां या वो चीजें जो आपने करी और उनका कोई आउटपुट नेगेटिव आए, नकारात्मक आए, उन चीजों को आप दोबारा नहीं करना। ठीक है, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष में आप सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित करे हैं, जिन चीजों के लिए आप इस तैयारी में तैयारीरत हैं, प्रयासरत हैं, उन सभी लक्ष्यों को अचीव करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और प्रत्येक दिन अपने आप को पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश करिए कि मैंने कल इतना किया था, आज मैंने 7% की, आज मैं कोशिश करूं 7.5 7.25 करने की, है ना। 7.25 तो कतई नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी बात कि फिर तीसरे दिन और आगे प्रयास, चौथे दिन फिर आगे प्रयास। कोई भी व्यक्ति 100% सही, गलत, निष्पक्ष नहीं होता है ना। कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ चीजें सबके अंदर होती हैं। जो भूलें, जो गलतियां मेरी ओर से 2022 में की गई, है ना, क्योंकि क्लासेस में कई बार क्लासेस रीशेड्यूल हुई, कई बार जो है क्लासेस कम समय की हुई, पोस्टपोन हुई, मेरे कारण, तकनीकी कारण, या जो भी उसमें चीजें रही हूँ, उन सभी के लिए मैं आपको हृदय से अपनी मतलब कहाँ से मैं ऐसे जुबान से उसे नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं सभी गलतियों के लिए, सभी उनके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार हूँ और जिम्मेदारी को लेती हूँ। आगे से इस तरीके की गलतियों को नजरअंदाज किया जाए, होने ही ना दिया जाए। ठीक है, और क्योंकि आपका और हमारा जो सफर रहा वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से आप जुड़े। और पिछले वर्ष में कई सारे स्टूडेंट्स तो शुरुआती दिनों में ही जुड़ गए थे, बीच बीच में धीरे 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 एक कारवां सा बनता चला गया। और आप सभी से जो स्नेह, जो प्यार है, जो प्रेम है, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीखी, बहुत सारा प्यार मिला। और अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर तो मैं कहूंगी कि मतलब 100% के बहुत पास हैं हम लोग, आप लोग, है ना। तो ये जो चीजें मैंने आपसे सीखी हैं, जो चीजें आपकी मेच्योरिटी ने बताई हैं, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, बेहतर करते रहिए। 2023 का जो लक्ष्य आपने सोचा है वो जून में हो। यूपी पीसीएस की भी डेट आ गई है, आपको पता होगा। यूपी पीसीएस का आई थिंक आपका 14 जून को है, राइट, अगर मैं सही हूं तो। और इसका जो आपका जून में है, यानी कि जून समझ ही रहे हैं, बहुत पास है। और अब हम भी अपनी चीजों को खत्म करेंगे जल्दी से। मुझे आपने इतना समय दिया, इतना भरोसा और विश्वास किया, एक अंतिम मौका और दीजिए ताकि चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हम खत्म कर सकें। मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये रहेगा कि हम कुछ क्लासेस को पेन टैब से भी लें, यानी कि होम बेस्ड, उसमें हमारी डिलीवरी ज्यादा होगी, वो हम खैर लेके देखेंगे। अगर आपको उसमें कंफर्टेबल नहीं होता, वहां पर कोई पीपीटी से नहीं पढ़ाया जाएगा, जस्ट डोंट वरी, पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, नो पीपीटी देयर, राइट। तो पीपीटी जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर मान लिया कोई कोई आपका ये है, क्या कहते हैं उसे, कोई दोहा है, कोई सवैया है, उसके भावार्थ को हम लिखवाएंगे। ठीक है, लिखवाएंगे यानी कि या तो डिक्टेट करके या फिर यहाँ पर जैसे राइटिंग पैड पे लिखते हैं वैसे। और जहां पर आवश्यकता पड़ेगी, जैसे इकोनॉमी वाला जो हमारा क्लास होता है, वहां पर अगर एमसीक्यू की आवश्यकता पड़ेगी तो वो जरूर आपके पीपीटी पे रहेंगी। अन्यथा जो आपका टेक्स्ट होता है, जो आपकी जो कॉन्सेप्ट होता है, वो हम या तो डिक्टेट करेंगे आपको या फिर हम उसे बोर्ड पर लिखेंगे। ठीक है जी। और कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। जहां पर शिकायत होगी, जहां पर दिक्कत होगी, आई विल एक्सेप्ट दैट, आई विल एडमिट दैट, है ना। और उसको फिर हम बोर्ड पे ले आएंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है।
हाँ, ये हो सकता है जरूर कि उसमें आपको जो है बैकग्राउंड में चीजें ना दिखें, लाइक या आपको खड़े हुए ना दिखूं मैं, है ना, तो वो चीज एडजस्ट करिएगा। आपको तो टेक्स्ट से मतलब है ना, आपको तो अपनी चीजों से मतलब है, कोर्स से मतलब है, उसकी अगर कहीं पर क्वालिटी में कोई दिक्कत आएगी, है ना, तो वो चीज आप जरूर मुझसे शेयर करिएगा, साझा करिएगा। और ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो क्लास की शुरुआत में करनी थी। आज पद्मावत को कर लेते हैं, कोई चीज इधर से रहती है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, कल उसका थंबनेल बनवा लेंगे। अदरवाइज आधुनिक काल में हम लोग प्रवेश करेंगे। कोई है जो इस चीज को बता सकते हैं कि कोई चीज यहाँ से छोटी मोटी है तो, है ना, नहीं तो फिर आधुनिक काल से हम शुरू करेंगे चीजों को। और निबंध में मैं आपको गाइड कर दूंगी, है ना, निबंध एक एक निबंध तो नहीं पढ़ाया जा सकना संभव होगा, हाँ मैं उसमें आपको गाइड कर दूंगी। नाटक ले लेंगे, नाटक में किस तरीके के प्रश्न आते हैं और कैसे उसको कवर करना है वो चीज ले लेंगे। भाषा खंड वाला चीजें ले लेंगे। बाकी आपकी जो कविताएं हैं, पद्य वाला जो पार्ट है उसको ले लेंगे। ठीक है, कोई चीज रहती है तो मैं तो हूँ ही, आप मुझे बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ओके, चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है तो बता दो अभी, क्लास के बीच में मत बताना, है ना, क्लास के बीच में मत बताना। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे आप सभी। जो पद्मावत है, पद्मावत पर ये आक्षेप लगाए जाते हैं कि ये ऐतिहासिक है या काल्पनिक। अगर ये चीज उनको पता होता, कौन है डायरेक्टर पद्मावत मूवी के, बताएं तब से, तो शायद इतना बवाल ना होता, है ना। परंतु जो हमारे साहित्यकार कहते हैं हम तो उनकी मानेंगे, है ना, क्योंकि हम तो साहित्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम उनकी मानेंगे कि इसमें किस ऐतिहासिक ग्रंथों का, है ना, इसमें किन किन ऐतिहासिक ग्रंथों का रेफरेंस लिया गया है। और बिल्कुल तरुण, बिल्कुल बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, यही लिखवाना है इतिहास में। कल्पना और सॉरी, पद्मावत की इतिहास और कल्पना का समन्वय, यानी कि एक प्रकार का मिक्सचर है। ओके, बिल्कुल समन्वय है इसमें। ओके, आज का जो टाइटल डलवाया हुआ वो है पद्मावत की ऐतिहासिकता, उसका भी वही मतलब है। आप हेडिंग डाल लीजिए, पद्मावत में ऐतिहासिकता एवं कल्पना का समन्वय। समन्वय का मतलब आप समझते होंगे हिंदी के छात्र, समन्वय का क्या मतलब होता है जी, समन्वय का क्या मतलब होता है, आप में से कोई बताए मुझे कि समन्वय यानी कि एक तरीके का आप कह सकते हैं मिक्सचर, या आप कह सकते हैं कि दोनों की जो मिली जुली चीजें हैं वो। तरुण, मैंने मदन सर से बात करी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, बाकी कौन से विषय छूटे हैं वो मुझे थोड़ा बता देंगे तो मैं उस पर जो है प्रोसेस चालू कर दूंगी। ठीक है, तरुण आप मुझे मेल कर देना। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका 8 तारीख के बाद होगा, अभी वो अवेलेबल नहीं है सर, 7 के बाद से, आप 8 मान के चलिए। ठीक है, 8 जनवरी के बाद से he'll स्टार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। बाकी कौन से विषय बचे हैं मुझे थोड़ा सा एक आइडिया दे दें। अब यहाँ पर इसका मतलब आप समझते हैं क्या है, ऐतिहासिकता, यानी कि कोई भी जो रचना होती है, कोई भी जो ग्रंथ होता है, समझ रहे हैं, उस कोई भी कहानी है, मैंने आपको कोई कहानी सुना, मैंने अभी आपको 2 कहानियां सुनी, एक कहानी मैंने आपको सुनाई मराठों की, मराठा समझते हैं आप सभी, एक कहानी मैंने आपको सुनाई अंग्रेजों की, और एक कहानी मैंने सुनाई आपको परी की, या भूतों की, या ऐसा राजा था जिसकी रानी की जो जीवन था वो एक गुड़िया में बसता था। ऐसी कहानियां दादी सुनाती थी ना, आपको भी सुनाए होंगे, गुड़िया में बसता था। जब ये चीज पता चली कि इस गुड़िया में इसकी रानी का जीवन बसता है, तो यदि गुड़िया के बाल ऐसे हिलाते थे तो रानी के हिलते थे, गुड़िया की गर्दन मरोड़ देते थे तो रानी की मरोड़ जाती थी, गुड़िया को थप्पड़ मारे तो चोट रानी को लगती। तो ये
ऐतिहासिकता है या कल्पना है? जिससे पहले मैंने आपको मराठा और अंग्रेज बताया, वो कल्पना है या ऐतिहासिकता है? तो कोई भी रचना होगी यदि, तो किस तरीके से डिपेंड होगी? 2 से 3 आधार हो सकते हैं किसी भी रचना की को आंकने की। कोई कवि अपनी कल्पनाशीलता पर भी उन चीजों को बना सकता है। आपने सुना होगा फिक्शन है। क्या है? फिक्शन। फिक्शन का अर्थ बता सकते हैं आप मुझे, क्या है फिक्शन? अगर आप किसी अंग्रेजी उसको पढ़ते हैं टेक्स्ट को, तो उससे आप पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये फिक्शन है, फिक्शनल स्टोरी है। आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ होता है? यदि हम बात करें कि भैया हमें कौन पढ़ने हैं, हमें अल्फ्रेड नोबेल पढ़ने, अल्फ्रेड नोबेल की मुझे कोई कहानी पढ़नी है, मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई कहानी पढ़नी है, मुझे महारानी लक्ष्मीबाई की कोई चीज पढ़नी है, स्टोरी पढ़नी है उनके जीवन की, और मैंने कहा कि मुझे फिक्शनल स्टोरी पसंद है, तो दोनों में क्या अंतर है बता सकते हैं मुझे आप? तो यानी कि वो विचारशीलता पर भी आधारित हो सकती है, प्लस तीसरी जो चीज होती है वो दोनों का मिक्सचर भी हो सकती है। यानी कि कुछ चीजों को, कुछ तथ्यों को उन्होंने इतिहास से चुरा लिया है, चुरा इन द सेंस इतिहास से लिया है, और कुछ चीजों को कवि है क्योंकि अपनी कल्पनाशीलता पर उसने चलते हुए उस चीज को इमेजिनरी आधारों पर लिख लिया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये आपका हुआ मिक्सचर, यानी कि दोनों चीजों का एक मिश्रण, जिसको हम कहते हैं कि ये एक मिश्रण है। उन वो गद्य हो सकता है, वो काव्य हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम आज जिस विश्व में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या माननीय राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, सुषमा स्वराज जी थी, या अन्य ऐसे आपके कोई हीरो लगते हैं, मान लिया आपको किरण बेदी जी हैं, या कोई इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं, वो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं। उनकी कार्यशैली, उनकी हर चीज, वो एक बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, वो वक्ता है, नीति में हो या किसी भी क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो आपको इंस्पायर करते हैं। तो आप उनकी कुछ कुछ खंडों को लेकर के, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ चीजों को लेकर के अपनी कल्पना के आधार पर कुछ को लिख दो। ये क्या हुआ? ये आपका हो जाता है कि दोनों से लिया है। अच्छा, प्रेमचंद जी भी लिखते थे, वो क्या कर रहे हैं? वो उस समय की परिस्थितियों से लेकर के कुछ पात्रों को गढ़ ले रहे हैं। परिस्थितियां तो वो है, स्वप्नशीलता नहीं है। परिस्थितियां क्या है? सच है, वास्तविक है। परंतु जो कैरेक्टर धोरा, मंगरू, धीरू, धीमू, गोबर, चुनिया, वो सब क्या है? वो कल्पना में उन्होंने ले लिए। ऐसे नाम के कोई व्यक्ति हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऐसे नामों को लेने के पीछे क्या उनका उद्देश्य था? जैसे उन्होंने राय साहब, मिस मालती, मिस्टर खन्ना, ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार के बड़े वर्ग को दिखा रहे हैं। झुनिया, गोबर, धनिया, ये क्या है? जो आप अगर देखिए आज भी समाज में कि जो निर्धन लोग होते हैं, या सो कॉल्ड जो निचली जातियां होती है, जिन्हें हमारे समाज में उस तरीके से देखा जाता है, उस कम्युनिटी में नामों को ऐसा संशय की तरह नहीं रखा जाता है। वहां पर ऐसे बिल्कुल, जैसे आपने उसमें देखा होगा, वो मूवी आई थी आमिर खान की है, जिसमें रियल स्टोरी पर बेस्ड है, वो लगान। ठीक है, क्या है? लगान रियल स्टोरी पर बेस्ड है, समझ रहे हैं? यानी कि उसमें तथ्य वास्तविक लिए गए हैं, परंतु वहां पर लिखा भी रहता है, जो आपकी वो जो आती है शुरुआत में, जो वो दिखाते हैं कि दिस टेलीफिल्म बेस्ड ऑन दिस इवेंट एंड सम कैरेक्टर्स आर इमेजिनरी, सो प्लीज डू नॉट रिलेट विद एनी, लाइक इस तरह लिखा रहता है कि आप किसी के साथ में इसे रिलेट ना करें। और यदि इसमें किसी पात्र को, लाइक कि जैसे मान लिया जिसने लगान में आमिर खान का रोल किया है ना, तो यदि, या फिर अंग्रेजों का जो रोल किया है, या फिर उसकी जो वो लड़की जो है, मान ली कि किसी को हर्ट करना उनका उद्देश्य नहीं है, ठीक है, तो उसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टर, जो निर्देशक, जो अपनी तरफ से उनको एड ऑन कर देता है ताकि मजा आ जाए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जो जो मूवी है उनकी बबीता फोगाट की, ठीक है, अब उसमें कुछ तथ्य जो है वहां से लिए गए, जो उनकी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ठीक है, अब मान लिया उनके पिताजी को बाद में बंद कर दिया वहां पर कॉमनवेल्थ गेम में, जब वो क्या है, वो हो सकता है फिक्शनरी, वो फिक्शन पर आधारित हो। या जैसे आप 82 मूवी देखेंगे, तो उसमें क्या है, वो रियल स्टोरी लिया गया है, जब वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को कैरेक्टराइज कर देगा डायरेक्टर, जो कि फिक्शनरी होंगे, जो कि उनकी कल्पनाओं पर होंगे, जिससे मजा सा आ जाए। ठीक है, तो वहां पर दोनों चीजों का मिश्रण होता है, समझ रहे? दोनों चीजों का क्या होता है? एक मिश्रण होता है। तो वैसा ही कुछ इन्होंने भी किया है, क्योंकि अगर हम चित्तौड़ को देखें, यदि हम रत्नसेन को देखें, यदि हम भीमसी को, उनका भीमसी, भीमसेन, रत्नसी, रत्नसेन, ऐसा करके
3-4 ग्रंथों में उल्लेख मिला है, ठीक है। जैसे कई लोगों ने, अब वो ग्रंथ जो लिखे गए, अब हमें तो नहीं पता कि वो सच थे। मैं आज ग्रंथ लिखूं और मेरा ग्रंथ आए 3000 ईस्वी में, तो उसकी प्रमाणिकता को कैसे हम वो करेंगे, ऑथेंटिकेट। तो हाँ, कुछ चीजें ऐसी जरूर हुई है इसमें, जायसी जी की जो रचना है कि वो इतनी पॉपुलर हो गई कि उन्हें, वो काल्पनिक थी कि प्रमाणिक नहीं जानते, परंतु वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उन्हें प्रमाणिक माना जाने लगा, ठीक है, उन्हें प्रमाणिक माना जाने लगा। कौन कौन सी मूवी देखना जरूरी है, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको इंस्पायर करे, ये आपका अपना चुनाव होना चाहिए। आपको आर्ट मूवी अच्छी लगती है, फिक्शनल मूवी अच्छी लगती है, आपको रियल स्टोरी बेस्ड मूवी अच्छी लगती है, आप आरती अपने मन की सुनो, है ना, अपने आप को पहचानो। मैंने कह दिया ये मूवी देखो, हो सकता है वो मेरे टेस्ट में अच्छी लगती हो मुझे, है ना, तो आप अपना एक टेस्ट जनरेट करो। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में एक चीज पूछ ली जाए, तो आप किसी और के टेस्ट को अपने ऊपर थोपोगे ना, तो वो आर्टिफिशियल लगेगा। सो प्लीज फाइंड योरसेल्फ, आप अपना जो टेस्ट है ना उसको ढूंढो, क्योंकि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। मान लिया आपने लिख दिया मुझे मूवी देखना अच्छा, या उनको बोल दिया कि आपका फेवरेट पास टाइम क्या था, तो आप कहोगे मूवी देखना, ठीक है। तो मूवी देखना, कौन सी मूवी अच्छी लगती है, तो आपने किसी और का थोपा हुआ बता दिया, पूछे उसका डायरेक्टर क्या था, वो आपने बता दिया, वो तो रट के गई थी आप, उसमें हीरो कौन थे, रटा हुआ, उसमें क्या स्टोरी थी, रटा हुआ। उसने पूछा यही क्यों अच्छी लगती है, इसी जैसी और बता, आर्ट मूवी क्यों अच्छी लगती है, इसमें तो कुछ अच्छा ऐसा था नहीं। लंच बॉक्स मूवी में, लंच बॉक्स देखिए, थकी हुई रुकी हुई, एक रुका हुआ फैसला देखिए, कैसी मूवीज हैं ये सब, देखना कभी आपको ये लगे तो, ठीक है। खैर चलिए, तो लिखिए इसमें कि ये चीज समझ में आ गई कि कल्पना, ऐतिहासिकता, प्योरली प्योरली जो कनेक्ट कर दे वो। आरती आप चक दे इंडिया देख सकते हो, अच्छी मूवी है ना, यूपीएससी के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, चक दे देख सकते हो आप, लक्ष्य देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा वो देख सकते हो जिसमें वो लड़का एक होता है ना, नाम अभी एकदम याद नहीं आ रहा है, जो डेफ एंड डम्ब होता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाता है, बाद में गाय भैंस चराता है, उसके पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो क्रिकेट खेले, ठीक है। उसमें शायद वो है नसरुद्दीन शाह, उसके कोच बनते हैं, किसी को याद आए, मुझे याद आएगा थोड़ी देर में, ठीक है वो, ठीक है। वैसी मूवीज आप देख सकते हो जो आपको इंस्पायर करती हो, है ना, ठीक है। और कई सारी मूवी उनमें देख के ये देखना कि उसमें मुझे क्या ऐसा लगा, कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट था। बट जो ये मोटिवेशन होता है ना, मूवी स्टोरीज ये सबसे, ये कुछ समय के लिए रहता है, हमें उसे ठहरा कर रखना है, तो हमें इनर मोटिवेशन लाना होगा। बिल्कुल तारे जमी पर, दैट्स गुड मूवी, ठीक है, आमिर खान। और ये सारी मूवीज हैं, जब भी आपको समय मिले उसको यूटिलाइज करो, जरूरी नहीं एक सारी एक ही दिन बैठ के देख लो, है ना। तो धीरे 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 देखते रहो और अच्छी लगेंगी, जरूर आपको इंस्पायर करेंगे। बट अभी अपनी प्रायोरिटी देखो कि मूवी देखना है कि पढ़ाई करना है। चलिए, चलिए देखिए, किसी भी रचना का कथानक, किसी भी रचना का कथानक, कथानक समझते हैं, किसी भी रचना का कथानक 3 आधारों पर आधारित हो सकता है। किसी भी रचना का कथानक 3 आधारों पर आधारित हो सकता है। नंबर एक, नंबर एक, उसने उसने कथा को, कथा को इतिहास से लिया हो या इतिहास से ग्रहण किया हो। उसने कथा को इतिहास से ग्रहण किया हो, एक आधार हो गया। मतलब इसको क्या कहेंगे आप, इसको आप कहेंगे ऐतिहासिक। ये लिखना नहीं है ऐतिहासिक, आप समझ लीजिए। उसने क्या लिया हो,
उसने कथा को इतिहास से लिया, यानी हिस्ट्री में जो चीजें हो चुकी हैं वहां से उसने लिया। दूसरी, उसकी कथा पूर्ण रूपेण या पूर्ण रूप से काल्पनिक हो। उसकी कथा पूर्ण रूप से काल्पनिक हो तो ऐसी कथाओं को आप क्या कहेंगे? काल्पनिक कथाएं कहेंगे। एवं तीसरा आधार जिसमें लेखक ने इतिहास तथा कल्पना के मिश्रण से कथानक को तैयार किया। इतिहास तथा कल्पना के मिश्रण से कथानक को तैयार किया। ठीक है, तो 3 प्रकार के आधार हो गए, 3 प्रकार के बेसिस हो गए जी। जायसी द्वारा, अगला पैरा बदल के लिखेंगे। जायसी द्वारा रचित पद्मावत के विषय में, जायसी द्वारा रचित पद्मावत के विषय में यह प्रश्न उठता है कि यह कथा काल्पनिक है, ऐतिहासिक है अथवा कल्पना तथा इतिहास का मिश्रण। पद्मावत के विषय में यह प्रश्न उठता है, यह कथा काल्पनिक है, ऐतिहासिक है अथवा कल्पना तथा इतिहास का मिश्रण। ठीक है, आगे देखिए। यदि पद्मावत का विश्लेषण किया जाए, तो यह निष्कर्ष सामने आता है। कहां से रिपीट करना है? पद्मावत के विषय में यह प्रश्न उठता है कि यह कथा काल्पनिक है, ऐतिहासिक है अथवा कल्पना तथा इतिहास का मिश्रण। संगीता हो गया, कल्पना तथा इतिहास का मिश्रण। आगे लिखेंगे, यदि पद्मावत का विश्लेषण किया जाए तो ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष निकल कर आता है। यदि हम मतलब ये सोच रहे कि हिस्टोरिकल है तो यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि इसमें एक आधार यह है कि कथा के पहले भाग में
कि कथा के पहले भाग में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन। अब ये क्या है, यहाँ पर चित्तौड़ एक ऐतिहासिक जगह है ना, मतलब, एवं सिंगलदीप की राजकुमारी, सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती, सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। दूसरे भाग में की प्रेम कथा है, दूसरे भाग में दूसरे भाग में दूसरे भाग में राजा रत्नसेन तथा दूसरे भाग में राजा रत्नसेन तथा महारानी पद्मावती का महारानी बन गई ना विवाह के बाद, राजा रत्नसेन तथा महारानी पद्मावती का विवाह उपरांत चित्तौड़ लौटकर आना, विवाह उपरांत चित्तौड़ लौटकर आना, विवाह उपरांत चित्तौड़ लौटकर आना, कोमा कोमा राघव चेतन का निकाला जाना, राघव चेतन का निकाला जाना, गोरा बाद अलाउद्दीन का आक्रमण करना, गोरा बादल का निकाला जाना, गोरा बादल का बलिदान, पद्मावती तथा नागमती का सती होना आदि घटनाओं का वर्णन आता है, आदि घटनाओं का वर्णन आता है। आदि घटनाओं का वर्णन आता है, लिख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये और ये तो ऐतिहासिक है, ये तो हिस्टोरिकल प्लेसेस है। यदि हम इनकी बात करें, इनका कोई पता नहीं है, मतलब साहित्यकारों के अनुसार कोई भावनाएं अपनी आहत ना करें कि कैसे हमारी माँ पद्मावती का नहीं पता, तो इनको साहित्यकारों की दृष्टि में काल्पनिक बताया गया है। लिखे वो लगा लेना फुल स्टॉप। लिखे कि कथानक के पहले भाग को काल्पनिक, कथानक के पहले भाग को काल्पनिक तथा दूसरे भाग को कल्पना तथा
इतिहास का मिश्रण माना गया है, मिश्रण माना गया है। यदि मैं अलाउद्दीन की बात करूं, जैसे राघव चेतन को कल्पना ही बताया, राघव चेतन नामक कहीं मिला ही नहीं, और यहाँ पर राघव चेतन को इसलिए लाया गया, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जब हम आगे इसकी औदात्यता पे अगर यदि प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, औदात्यता समझ रहे हो ना, श्रेष्ठ, तो वैसे तो रतन सेन ने कोई ऐसा औदात्य काम नहीं किया, एक एक पत्नी रख के भी तुम तीन तीन की लालसा में घूम रहे हो, एक को घर में छोड़ के तुम तड़प रहे हो, मार वहां पे चले गए, किसी को देख के तुम बेहोश हो जा रहे हो, ये कौन से औदात्य काम थे? धैर्य तुम्हारे अंदर है नहीं ढेले भर का, वीर तुम हो नहीं, इतने 1600 लोगों को लेके चल रहे हो, तुम्हें कोई भी किडनैप लेके करके चला गया है, तो औदात तो वैसे नहीं है। राघव चेतन को डालने के पीछे सेंस ये थी कि भैया तुम्हारी पत्नी को कोई ले गया पकड़ के, या तुम्हारी पत्नी को किसी ने प्रपोज कर दिया है ना, राघव चेतन ने भी तो यही, मतलब यहाँ पर कई लोगों ने वो उस तरीके से प्रपोजल करा या प्रपोज किया, या डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली कुछ तो भी हिंट दिया मरानी को कि तुम हमारे पास आ जाओ, तो उसके लिए तुम युद्ध करने चल दिए हो उससे, है ना, समझ रहे हो? तो इसलिए दिखाया कि कितना अच्छा आदमी है। एक मिनट, राघव चेतन और एक व्यक्ति होता है देवपाल, वो भी लिखो, देवपाल के साथ, देवपाल ने किया था ना प्रपोज, देवपाल के साथ युद्ध, ठीक है, ये भी कहीं इतिहास में मिला नहीं, तो इसमें कुछ कल्पना है और कुछ ऐतिहासिक है। चीज समझ में आई? इतना बता दो मुझे, अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि कल्पना और इतिहास का कैसे समन्वय है पद्मावत, बता दोगे? राघव चेतन तो वो था जिसने जाके अलाउद्दीन को मतलब भरा था, खुद पे नियंत्रण है नहीं, बिल्कुल सही बात है, धैर्य है नहीं तुम्हारे अंदर जरा सा भी। तो ये सब राम की, अगर हम यहाँ पर हम लिखेंगे उस चीज को भी, रामचरित मानस से हम तुलना करें, रामचरित मानस में मतलब यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई जीवन में, इनके कोई जटिलता ही नहीं आई, रामचरित मानस में कितनी जटिलताएं आई। उस समय जब वो व्यक्ति राजा बनने वाला है, वो व्यक्ति को वनवास भेज दिया गया, और उस व्यक्ति ने खुद त्याग दिया है, खुद क्या किया है, त्याग दिया है कि मैं वनवास जाऊं, मैं वनवास जाऊंगा, ठीक है, और अपनी माँ पिताजी की इज्जत के लिए वनवास चलते हैं, और कभी भी माँ यानी कैकई के लिए कभी कोई नेगेटिविटी नकारात्मकता नहीं आई, भाई को राजा बना दिया, और भाई के लिए भी कोई मन में ऐसी इच्छा जागृत नहीं हुई कि तुम हड़प लोगे, तुम खा लोगे। वहां जाकर के उनकी पत्नी को जो उठा करके ले गया, उस पत्नी यानी व्यक्तिगत युद्ध भी किया, व्यक्तिगत स्तर पर भी यदि हम कहें तो युद्ध किया, साथ ही साथ असत्य पर भी युद्ध किया, सत्य की विजय को स्थापित करने के। तो जब हम यहाँ पर तुलना करेंगे महाकाव्यात्मकता में, जब हम लिखेंगे कि महाकाव्यात्मकता के कुछ लक्षण होते हैं ना जो इसमें नहीं हमें, ठीक है, जिसको झूठ बोलने के कारण, बिल्कुल रत्नसेन ने क्या किया था, ये जो था राघव चेतन, इसने को झूठ उठ बोल दिया था, बताया था, तो इसको निकाल देता है, उस निकालने का बदला लेने के लिए कहाँ पर कैसे होता है ना कि किसी को क्या करते हैं, किसी के पीछे किसी को लगा दे, हमारे बस का नहीं है, तो किसी कान भर दे कि देखो उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसको भड़का दे। तो इसके पास में क्या था, रतन के पास में एक नायाब तोहफा था अलाउद्दीन के लिए, अलाउद्दीन जैसे आदमी कौन नहीं जानता, नहीं, तो लाल टपकाए रहते थे मार, तो वो तो विश्व सुंदरी थी इधर, है ना, तो जाके कि उसके पास ये है, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, जाओ तुम ले लो, हड़प लो, भड़का दिया, एक में चार लगा के वो बेहोश हो गए, बेहोश तक हो जाते थे लोग सुंदरता का वो लेके, है ना। खैर उसको निकाला था, पर ये कौन था, ये बीच में जब उसको निकालने के बाद में जो वो दो वर्णन है, एक्चुअली दो वर्णन है, एक में ये कहा जाता है कि उसको वो उठा के धोखे से ले गया, और दूसरे में कुछ और कहानी बताई जाएगी। तो जो भी है अलाउद्दीन उसको ले गया जहां से में जैसे भी, तो जब ले गया तो लोग, वो क्या होती है, महिलाओं को लोग बहुत इजीली मतलब एक्सेस समझते हैं कि अब है नहीं पति, चलो तुम ही ट्राई कर लो। देखा नहीं, जिसका ब्रेकअप होता है लड़की का, 50 आ जाते कंधा देने, क्या वो मूवी देखिए तनु वेड्स मनु, आप कौन, मैं कंधा, जब तुमने झपकी मैंने लपक ली, मैं झपकू ये लपक ले, लाइक दैट। तो यही इमेज, तो आप देखना किसी लड़की का यदि ब्रेकअप हो और उसका पता चल जाए,
तो सहानुभूति, वो मैं ये नहीं कह रही गलत इंटेंशन से ही आते हैं लोग, अच्छी इंटेंशन भी होती है, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी है, गलत नहीं है, गलत सही कौन, मैं कौन हूं बताने वाली, परंतु ऐसे होता है। तो जैसे ही वो अकेली मिली महिला, अकेली महिला का समाज में क्यों दुर्भाग्य रहना, शादी का कॉन्सेप्ट ये सब इसीलिए गढ़ा गया ताकि आपको एक सोशल प्रोटेक्शन मिल जाए, है ना, क्योंकि आप समाज में किसी एक के लिए निश्चित कर दी गई। अतः हालांकि समाज की तो दुर्भावनाएं अलग अलग है, शादीशुदा औरतों पर भी नजरें डालते हैं, वो अलग की बात है, वो उनका अपना व्यक्तित्व है, परंतु जो शादी नामक जो संस्था है उसका कॉन्सेप्ट ही यही है। एक तो महिलाएं आर्थिक रूप से नहीं होती थी निर्भर, तो आर्थिक रूप से कौन सशक्त होते थे, पुरुष। अब क्यों सिंगल पेरेंट और महिलाएं अविवाहित क्यों रहने लगी हैं, क्योंकि महिलाएं भी नौकरी में हैं, नहीं तो महिलाएं भी नौकरी में हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भरता कम हुई है। अब दूसरा बचा सोशल, उसमें भी आगे आ रही हैं औरतें, है ना। कुछ लोग होते हैं कि नहीं समाज के लिए शादी कर लो, अपने लिए ना सही कम से कम समाज का सोचो, वो क्या कहेंगे, तो वो कहना वो वाले के लिए भी शादी करते, है ना। हालांकि समाज दोनों पक्षों को ही कहता है, पर औरतों को ज्यादा परेशानी हो जाती है, नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जब ये चले गए हैं, अब तुम्हारा कौन स्वामी है, तो हम तुम्हारे स्वामी हैं। आ गए हैं देवपाल जी, देवपाल जी ने प्रपोज कर डाला, उन्होंने उनके आते उन्हें बता डाला, पद्मावती ने रतनसेन को, रतनसेन का खून खोला। क्यों, क्योंकि औदात्यता का एक आध लक्षण तो दिखाए उसके अंदर। तो जायसी ने पद्मावत में रतनसेन का खून इसलिए खोलाया है क्योंकि उनकी पत्नी की तरफ उनकी अच्छी नजर नहीं थी। और औदात्यता यानी महानता का एक गुण ये भी है कि यदि आपकी पत्नी आपकी माता को कोई कुछ कहे, हालांकि यहाँ पर क्रोध भी है, तुम अपनी एक पत्नी एक माता सबको छोड़ के तुम भग गए वहां पे दूसरी पत्नी की तलाश में, तो वहां पर अगर कोई साहित्यकारों ने यही सब तो डिबेट किया होगा ना, इसीलिए तो इसे काव्यात्मकता का दर्जा नहीं मिला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप मुझे बताओ, जितना यहाँ पर अभी बातें हो रही है उन सबको भी आप कोट कर सकते हो। एक माता को छोड़ के, एक पत्नी को छोड़ के तुम दूसरी के पीछे चल दे रहे हो, उनकी जिम्मेदारी कौन। महात्मा बुद्ध की जब भी आलोचना की जाती है तो एक आलोचना ये है कि अपनी पत्नी बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ के तुम गए कैसे समाज के लिए। वो कहते हैं कि वो व्यक्तिगत थे और मैं समाज कल्याण के लिए गया, समझ रहे। तो एक इसका ये भी है कि तुम अगर औदात थे, तुम इतने ही बड़े वाले थे, ऐसे तो राम की पत्नी ले गया चुरा के, तो राम दूसरी शादी कर ले, क्या हो गया। तो रामचरितमानस जो तुलसी ने लिखी है उसमें क्यों नहीं डाला कि पत्नी को निकाल दिया था, क्योंकि उनकी उदात्तता पे क्वेश्चन मार्क था। एक दो वधों में भी नहीं डाल, वध यानी कि जो उन्होंने वध उद किए राम ने, जो हम दूसरी जगहों पर पढ़ते हैं, तुलसी ने उनको नहीं डाला क्योंकि कंप्लीटली महाकाव्यात्मकता का दर्जा दिलाना था। तो यहाँ पर जायसी महाराज जो है, कितना ही कह ले कि ये महाकाव्य है, लंबा होने से कोई महाकाव्य नहीं हो जाता। उसमें नायक की औदात्यता, कथानक की औदात्यता, समाज के सभी पक्षों का वर्णन, जैसे उसमें क्या है रामचरितमानस में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर चीज को दर्शाया। यहाँ क्या है, वह प्रेम चल रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, मूर्छित पड़ रहे हैं, सब कोई का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो है पद्मावती। रत्नसेन क्यों भागा सिंगलदीप पद्मावती के लिए, तोते को क्यों निकाला उसके पिताजी ने, क्योंकि वो पद्मावती का विवाह नहीं होने दे रहा था। साधुओं को लेके वहां पहुंचे पद्मावती के लिए। राघव चेतन ने अलाउद्दीन को क्यों भड़काया, पद्मावती के लिए। युद्ध क्यों हुआ, पद्मावती के लिए। देवपाल से क्यों युद्ध हो रहा है, पद्मावती को प्रपोज कर दिया था। अलाउद्दीन फिर क्यों चढ़ जा रहा है आके बार बार संधि ये वो, पद्मावती के लिए। नागमती क्यों है वियोग वर्णन, पद्मावती के लिए, उधर चले गए हैं, समझ रहे हैं। तो ये तो पर्सनल हुआ ना, मैं अपने किसी व्यक्तिगत कारण के चलते यदि मैं कोई कुछ काम कर रही हूं तो वो महान थोड़ा कहा जाएगा। महान क्या है, जो हम समाज के लिए राष्ट्र के लिए, ठीक है। महाकाव्य का मतलब ये कौन है हमारे संगीता जी, कोई बालक जो महाकाव्य की श्रेणियां बताए कि महाकाव्यात्मकता किस आधार पर दी जाती है, जल्दी बताए। संगीता आप लेट ज्वाइन किए हैं क्या, या आप भूल गई हैं। महाकाव्यात्मकता किसी भी रचना को कब दी जाती है, उसके आधार क्या हो सकते हैं, वो बताएं संगीता जी को, नहीं फिर मैं बताती, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने, आगे चलें।
बताएं महाकाव्यात्मकता के आधार क्या हो सकते हैं किसी भी चीज को महाकाव्य क्यों? हाँ बिल्कुल, शिव का प्रकट होना, विक्रम जी, राम का वो देना, बार बार परमात्मा को आना पड़ रहा है इनके रत्नसेन के पारिवारिक मसले सुलझाने के लिए भी। शिव जी आए उतर के पार्वती के संग में, उनके पिताजी को समझाने गए कि भैया इनका शादी करा दो यार, नहीं तो पागल हो जाएगा। नहीं तो बार बार ईश्वर की तुम कल्पना कर ले रहे हो। गणेश जी का भी दिया है इसमें, है ना। तो ये है, राम अपना मामला खुद सुलटा रहे थे ना, जो भी था भूल गए। अरे वाह, अरे कितने अच्छे हो। तो 3 दिन छुट्टी क्या कर लिया कि तुम महाकाव्य लिखना भूल गए। अब बताओ बाकी बाकी स्टूडेंट बताएं इनको कि महाकाव्यात्मकता के क्या वो होते हैं आधार। लिखें इसमें कि पद्मावत रचना में, पद्मावत रचना में या रचना के प्रारंभिक भाग में या पहले भाग में पद्मावत रचना के, बिल्कुल ये देखो अभिषेक ने बताया नायक उदात्त होता है, और औदात्य के आधार पर। और ठीक है संगीता, अभी जब हम इसमें महाकाव्यात्मकता पर चर्चा करेंगे तब हम सारी बातें बताएंगे। अभी के लिए इतना समझे कि यदि कोई रचना महाकाव्य है तो उसके कई सारे आधार होते हैं, वो चाहे इतनी सी भी हो सकती है। ऐसे तो महाकाव्य नाम से यह तात्पर्य है कि कोई बड़ा सा ग्रंथ को महाकाव्य कह देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो हीरो होता है, जो नायक होता है, वो नायक का जो चरित्र है यानी कि कैरेक्टर, वो बहुत ज्यादा पवित्र होना चाहिए, महान होना चाहिए, जैसे रामचरितमानस में राम का। दूसरा क्या है कि जो ये रचना है जिसको हम महाकाव्यात्मकता के तर्क पर कह रहे हैं कि ये सही है गलत है, महाकाव्य है कि नहीं है, उसका एक सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए, यानी समाज में उसका एक अलग पहचान होना चाहिए, समाज में उसने कुछ पथ प्रदर्शक का कार्य किया हो, साथ ही साथ उसने कुछ राजनीतिक पथ प्रदर्शक का, इकोनॉमिक आर्थिक पथ प्रदर्शक का, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, इन सब पथ प्रदर्शक बने हो, यानी कि इन पक्षों पर उसने एक मैसेज स्प्रेड करा। आप कह सकते हैं कि जीवन के तमाम पहलुओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए हमारा जो भी काव्य है, जो भी रचना है, वो गद्य पद्य उपन्यास लेखा कुछ ही हो सकता है। तो इसका ऐसे सोसाइटी में एक बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए। यदि हम बात करें परिवार के स्तर पर, तो राम की रामचरितमानस परिवार के स्तर पर औदात्य है। परिवार की मान मर्यादा ना गिरने दी, राम ने अपने माता पिता उन सबका सम्मान करते हुए उनके वचन को निभाने के लिए वो वन में चल दिए। परिवार की मान्यता को रखने के लिए अपने भाई को राजकाज चलाने का भी उन्हें कोई परहेज नहीं किए। परिवार की मान्यता रखने को, परिवार की स्थापना अच्छी हो, उसमें अपनी पत्नी सीता को के लिए युद्ध तक लड़ गए। 14 वर्षों तक रहते तो वो भी कहीं पर अच्छी जगह रहकर खा पी सकते थे, किसी राजा के गेस्ट बनकर के गेस्ट हाउस में रह सकते। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। क्या है? परिवार की मान्यता को स्थापित करने के लिए, समाज में एक मैसेज देने के लिए, समाज में भाई भाई का प्रेम क्या होता है, पत्नी के प्रति ईमानदारी, निष्ठा। पत्नी इतने दिन रही, आकर सुपर्णखा प्रपोज कर रही है तो उसके ऊपर क्रोध करके उसको भगा दिया, पर किसी पर स्त्री की तरफ नजरें भी नहीं डाली। हनुमान के प्रति स्नेह, जामवंत के प्रति स्नेह, भल्लुकों के प्रति, जानवरों के प्रति, पशुओं पक्षियों प्रकृति के प्रति। राजनीतिक में क्या हुआ? असत्य को स्थापित करने वाले रावण को इग्नोर करते हुए उनके भाई विभीषण को राजपद पर बिठाना। अपने घर पर आकर के वापस से एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था की संरचना करना, ठीक है, छोटे बड़े सबके साथ, प्रजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना, वो सारी चीजें। एक मैसेज आज भी है हमारे पास में। अब यहीं पर हम किसको देख रहे हैं? यहीं पर यदि हम इसको देखें, हमारे पास में जो दूसरी रचना है अभी जिसको हम पढ़ रहे हैं, पद्मावत, औदात्य है उसका चरित्र, 25 तो अफेयर चल रहे हैं। घटना से क्या शिक्षा मिली आपको? कि प्रेम करो, बस बेहोश हो जाओ, प्रेम करो। समझ रहे हैं?
वो पत्नी को बचा नहीं पा रहे, पत्नी सती हो गई तुम्हारी। औदात्य है कहानी, कथानक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक तो है ही नहीं कुछ। समाज में क्या स्प्रेड, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए तुम कर रहे हो सब चीज। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अभी। ओके, हाँ, रत्न सिंह की तरह ना हो, बिल्कुल। ओके, चलो। पद्मावत रचना के पहले भाग में, पद्मावत रचना के पहले भाग में जो कहानी ली गई है, जो कहानी ली गई है उसका संबंध इतिहास से नहीं है, इतिहास से न होकर, इतिहास से न होकर लोक प्रचलित, लोक प्रचलित यानी जो हमारे यहाँ पर प्रचलन में थी कि तोता बोलता है टाइप, लोक प्रचलित, इतिहास से ना होकर लोक प्रचलित आख्यानों से, लोक प्रचलित आख्यानों से है। लिख लो। लोक प्रचलित आख्यानों से है, यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है या यह ज्ञात है कि, यह ज्ञात है कि पद्मावती, पद्मावती तथा हीरामन, हीरामन सुए की कथा, हीरामन सुए की कथा उत्तर भारत में आख्यान होते हैं जो प्रचलित रहते हैं, है ना। अरे नहीं, क्लास कोई ओवर नहीं होगा। अच्छा, आप वो मैम का आवाज सुनते ही आप बोल देते हो? नहीं नहीं भाई, वो मैं कई दिनों के बाद आई ना, तो मैम आ गई मिलने, है ना। कोई अभी क्लास ये नहीं हुई हो। देखिए, आपकी क्लास 2:50 तक चलेगी, ठीक है। 3 बजे से फिर हम इकोनॉमी पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पद्मावती तथा हीरेमन, हीरामन सुए की कथा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में बड़े स्तर पर, बड़े स्तर में पर जनता में प्रचलित, जनता में प्रचलित थी। प्रचलित थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है या मानना है, मानना है कि, मानना है कि जिस प्रकार जायसी ने, जिस प्रकार जायसी ने पद्मिनी या पद्मावती, जो भी लिखना है आपको, पद्मिनी, रानी पद्मिनी भी था उनका नाम, पद्मावती पद्मिनी। मानना है कि जिस प्रकार जायसी ने रानी पद्मावती और हीरामन की कहानी को, कहानी को कहा है, ये
लोक प्रचलित कथानक में, ये लोक प्रचलित कथानक में कुछ सूक्ष्म मनोहर, यानी जो अच्छा लगे, मनोहर कुछ लोक प्रचलित कथानक में कुछ सूक्ष्म मनोहर, छोटे छोटे कुछ कुछ जोड़ दिए, है ना, मनोहर कुछ सूक्ष्म मनोहर कल्पनाओं के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर काव्य में अन्य संदर्भों को जोड़ देने से संभव हुआ है, यानी रामचंद्र शुक्ल का सीधा तौर पे यह कहना है कि जो कथानक लोक प्रचलन में चलता था, जो कथानक पब्लिकली जिस चीज को देखा जाता था, उसी में जायसी ने क्या करा, कुछ ऐसी इमेजिनेशन करी, कुछ ऐसी घटनाओं का ब्यौरा उन्होंने अपनी कल्पना, क्योंकि कवि थे, कवि मानते भी थे, बाकी लोगों ने कवि नहीं माना अपने आप को। भक्ति काल में जो कवि हुए हैं, जैसे यदि आप कबीर जी की बात करें, सूरदास जी की बात करें, ये लोग कहते हैं हम तो बस ऐसे ही गाते हैं, हमारा मन करता है मंदिर में बैठो भजन गाओ। जायसी एकदम कहते हैं भाई क्यों भाई, तुम्हें जो तुम्हें करना है करो, मैं तो कवि हूँ, मैं तो इसलिए रचनाएं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं एक कवि हूँ। तो ये तो कवि थे महान, है ना। तो महान कवि ने जो भी अपनी उसके कल्पनाओं के आधार पर करा, ये रामचंद्र शुक्ल यही कह रहे हैं कि कल्पना प्लस इन्होंने थोड़ा बहुत जो लोक प्रचलन में चलती थी कहानी, उसके आधार पर इन्होंने गढ़ दी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, लिख लिया। काव्य में अन्य संदर्भों को जोड़ देने से ही संभव हुई है, ये कहा है हमारे शुक्ल जी ने, जो महान आलोचक के तौर पर स्थापित है हिंदी साहित्य में। आगे लिखेंगे, इस कथा के पहले भाग में, नेक्स्ट पैरे से लिखेंगे, इस कथा के पहले भाग में कई ऐसी घटनाएं हैं, पहले भाग में कई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा है, या कई ऐसी घटनाओं का वर्णन है, लिखे, कई ऐसी घटनाओं का वर्णन है जो इतिहास से संबंधित हो ही नहीं सकती, जो इतिहास सम्मत हो ही नहीं सकती, इतिहास सम्मत हो ही नहीं सकती, इतिहास से संबंधित हो ही नहीं सकती, जैसे हो ही नहीं सकती, और इन्हें जायसी ने ऐतिहासिक बता दिया, और इन्हें जायसी ने ऐतिहासिक बता दिया है, जैसे अब जो पद्मिनी है, रानी पद्मावती जो है, उनको ऐसा बताया है कि उनका वर्णन मात्र सुनने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, यानी वो बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी खूबसूरती उन्होंने पाई थी कि यदि कोई उसे देख भर ले, सुन भर ले, बेहोश, देख ले दोबारा बेहोश, माने इतना रूप और सौंदर्य उनको ईश्वर ने, विधाता ने दिया था। और है कहाँ की, तो सिंगल द्वीप की। अब आपकी नॉलेज में भी ये चीज होगी कि जो सिंगल द्वीप है, यहाँ पर सिंगली और तमिल लोग रहते हैं। यहाँ पर कौन रहते हैं, सिंगली और तमिल। और आपकी जानकारी के लिए यह बता दें
कि ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक दृष्टि से सूर्य की किरणें और जो प्राकृतिक कारण है वो यहाँ के निवासियों को काले रंग का बना देती है। उनके बाल घुंघराले होते हैं, उनका रंग गाढ़ा होता है, डार्क होता है। और ऐसे आधार पर यदि हम पद्मिनी की कल्पना करते हैं तो पद्मिनी कैसी रही होंगी? प्रकृति की कोई भी रचना बुरी अच्छी नहीं होती, सब बहुत अच्छे होते, परफेक्ट होते एकदम। परंतु इतना कल्पनाशीलता में डूब जाना जायसी का, ये कहां तक कारगर है? तो लिखिए, जैसे राजकुमारी पद्मिनी, जैसे राजकुमारी पद्मावती सिंगल द्वीप की निवासी थी, सिंगल द्वीप की निवासी थी, और सिंगल और वहां के लोग और वहां के लोग भौगोलिक कारणों से काले होते हैं, काले होते हैं। परंतु परंतु जायसी ने रानी पद्मावती या राजकुमारी पद्मावती या पद्मावती, कुछ ही लिख लो, पद्मावती के रूप का अतिशय गुणगान करके इस मान्यता को खारिज किया। जो मान्यता है कि वहां के लोग काले होते, साउथ अफ्रीका में कलर है वो, उसमें क्या है, वो जा रही है वहां से क्या कहते हैं, अगर हम बात करें इक्वेटर की, कर्क रेखा की, मकर रेखा की, तो यहाँ पर इन तीनों रेखाओं के बीच में जो सनरेज है वो सीधी पड़ती है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी ये सब चीजें, कि यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो ये है हमारी 0 डिग्री, और ये है हमारी 23.5 नॉर्थ, और ये है 66.5 नॉर्थ। इसी तरीके से यहाँ पर 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ। अब जो हमारा ये बना यहाँ पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी संकल्पना तो पता होगा ना आपको, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, भाई पता है ना, जान रहे हो ना सब चीजें। तो आईएसए किन देशों के लिए बना? जिन देशों में सोलर कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है सूरज ऊपर नहीं जाता होगा। देखिए क्या है अर्थ, अगर आपने तो ज्योग्राफी में भाई पूरा महारत लिया हुआ होगा, हम तो जनरली पढ़े हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो जनरल स्टडीज के लिए पढ़े हैं, आपने तो बहुत पढ़ रखा होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि यदि आप अर्थ को देखें, यदि आप उसको देखें सन को, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अर्थ जो है 2 प्रकार से रोटेट कर रही है। नहीं, हमें चांद का एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है? ये सब चीजें तो पढ़ी होंगी ना आपने, क्योंकि जैसे पृथ्वी रोटेट कर रही है तो चांद में तो एक ही हिस्सा, वो भी घूम रहा है, वो भी एक चीज स्थिर हो तो पता चले ना। तो यानी कि आप अगर सूरज के रेफरेंस में से देखें तो सूरज को क्योंकि चक्कर लगा रही है पृथ्वी, और 2 तरीके से, एक तो अपनी ही एक्सिस पर और दूसरी इस पर, ये सब पढ़ा होगा ना आपने, एक के कारण दिन रात बने, एक के कारण मौसम बदले। तो आप ये बताओ आईएसए की जो संकल्पना है वो किन देशों के लिए है जहां पर सूरज का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, सोलर एनर्जी का? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, ये पता है? कब स्टैब्लिश हुआ था, बताना जरा थोड़ा सा। एंड दैट इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच हैज द इंडिया हेडक्वार्टर, राइट? यानी कि एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका भारत के अंदर मुख्यालय है। कहां पर है मुख्यालय, बताओ? तो यानी कि कॉन्सेप्ट में ये बताना चाहती थी आपको कि भाई अगर ये सूरज है और सूरज की ऐसे सीधी लाइट पड़ेगी, लाइट तो हर जगह पड़ रही है, सीधी लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर इन प्रदेशों में ज्यादा गर्मी होगी कंपैरेटिवली। यदि सूरज की लाइट ऐसे जा रही है तो लाइट तो जा रही है, वो कोई बात नहीं, ऐसे जा रही है, मतलब जैसे ही कुछ भी उनकी जो वो है वो थोड़ी भी अगर यहाँ पर अगर 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 देखेंगे आप, तो जैसे वो है बैटरी अगर आप टॉर्च ऐसा मारेंगे तो लाइट एकदम सीधी पड़ेगी, स्ट्रेट पड़ेगी। आपने देखा मोटरसाइकिल में ऐसे लगाए कि ऊपर दिखे, ऊपर लाइट ऊपर दिखे, सीधी दिखता है ना। तो कार में, गाड़ी में कहाँ लगा रहता है हेडलाइट्स? आगे।
ताकि आगे दिखे और वो ज्यादा विस्तार में जाए, है ना, ज्यादा डेप्थ में जाए, है ना। अगर वो ऐसे क्रॉस करके जाएगी तो वो ज्यादा प्रकाश नहीं कर पाएगी। तो सीधी सी बात है, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वहां पर लोग काले क्यों पाए जाते, इसलिए पाए जाते हैं। तो ये चीजें समझ आती है। गुरुग्राम में है, वेरी गुड। और कब बना था, और भारत इसमें संस्थापक सदस्य के रूप में बना था। और कौन सा देश था जिसने इस चीज को प्रमोट करते हुए 2015 में बना था, कौन सा ऐसा कौन सा देश था जिसके साथ में हमारे देश के तभी चुने गए थे, तभी 14 में आई थी बीजेपी गवर्नमेंट, और तभी हाथ में लाने चले गए ISA, तभी की संकल्पना है, बढ़िया है ना। तो यहाँ पर जो सिंगली है उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, वहां पर ऐसा ही होता है। अगर आप उत्तर भारत की तरफ देखेंगे, पंजाब का अपना फिनोमिना है, आप नॉर्थ ईस्ट में अलग फिनोमिना है, राजस्थान में अलग फिनोमिना है ना। तो ये सब चीजें हैं। चलो, तो कहाँ तक लिख लिया, तो अतिशय वर्णन कर दिया है इन्होंने, और अतिशय वर्णन करके मतलब मान्यता को ही खारिज कर दिया कि वहां पर लोग काले नहीं होते, वही लिख लिया। आगे करेंगे, आगे करेंगे कि जायसी कृत पद्मावत, दूसरा पैरा बदल गया, जायसी कृत पद्मावत के दूसरे भाग के दूसरे भाग में ऐतिहासिकता के कुछ संदर्भ विद्यमान है। कुछ संदर्भ विद्यमान है, जैसे जैसे कर्नल ताड़ के द्वारा जैसे कर्नल ताड़ के द्वारा कर्नल टाड़ लिख लो, कर्नल ताड़ के द्वारा लिखे राजपूताने का इतिहास, राजपूताने का इतिहास तथा तथा अबुल फजल के द्वारा अबुल फजल के द्वारा लिखे गए आईने अकबरी, लिखे गए आईने अकबरी नामक ग्रंथों से इस दिशा में संकेत अवश्य मिलता है। नामक ग्रंथों से इस दिशा में संकेत अवश्य मिलता है कि पद्मावती में कुछ संदर्भ इतिहास से लिए गए हैं, कि पद्मावती में लिए गए कुछ संदर्भ इतिहास से मिलते हैं। जैसे राजपूताना के इतिहास में राजपूताना
के इतिहास में भीमसी या भीमसेन, ठीक है, ये दो नाम दिए हैं उन्होंने, और उसमें दिए हैं उन्होंने अबुल फजल ने रत्न सिंह या रतन सिंह, ठीक है। भीमसी या भीमसेन चित्तौड़ के राजा थे। चित्तौड़ के राजा थे एवं पद्मिनी नाम की सुंदर कन्या इनकी पत्नी थी। पद्मिनी नाम की सुंदर कन्या इनकी पत्नी थी। इसी प्रकार आईने अकबरी से भी यह संदर्भ मिलता है। इसी प्रकार आईने अकबरी से भी यह संदर्भ मिलता है कि आईने अकबरी से भी यह संदर्भ मिलता है कि रत्नसी या राजा रत्नसेन की पद्मिनी नाम की रानी थी। दोनों ने बता दिया। साथ ही दोनों संदर्भ ग्रंथ इसकी भी व्याख्या करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने उक्त राजा माने तुम रतनसी मानो या भीमसी मानो, जो भी, उक्त राजा पर 2 बार आक्रमण भी किए। हैं। हालांकि लिखिए आगे, हालांकि दोनों ग्रंथों में बाद की कथा अलग-अलग, हालांकि दोनों ग्रंथों में बाद की कथा अलग-अलग है। लिख लो। बाद की कथा अलग-अलग है। डन, लिख लिया? समझ में आ रही बातें? थोड़ा स्पीड बढ़ा हुआ। बाद की कथा अलग-अलग है। लिखे आगे।
कर्नल टाड के अनुसार पहले युद्ध के बाद कर्नल टाड के अनुसार पहले युद्ध के बाद रत्नसेन व अलाउद्दीन में संधि हो जाती है। रत्नसेन व अलाउद्दीन में संधि हो जाती है एवं संधि के अनुरूप संधि के अनुसार अलाउद्दीन को रानी पद्मावती को देखने की अनुमति मिल गई, जिसमें अलाउद्दीन विश्वासघात करता है एवं राजा रत्नसेन को बंदी बना लेता है, जिसके बाद गोरा एवं बादल पालकी बना करके दिल्ली जाते हैं एवं रत्नसेन को छुड़ा कर लाते हैं। दूसरे आक्रमण के बाद रत्नसेन की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात दो आक्रमण तो दोनों बताए ना, जिसके पश्चात रानी पद्मावती सती हो जाती है। इसके पश्चात रानी पद्मावती सती हो जाती है। जिसके पश्चात लिख लिया, जिसके पश्चात अलाउद्दीन के पहुंचने से पहले और ऐड कर लेना, जिसके पश्चात अलाउद्दीन के पहुंचने से पहले रानी पद्मावती सती हो जाती है। लिख लिया कि ना लिखा, बताओ नोट से। Then गोरा बादल, ठीक है विक्रम, गोरा बादल बड़े महान योद्धा हूं। आगे लिखिए, अबुल फजल कृत आईने अकबरी, अबुल फजल कृत आईने अकबरी, क्योंकि अभी बताया ना मैंने कि शुरू में ठीक है राजा है कोई चित्तौड़ का और उसकी रानी है कोई, रत्नसी हो भीमसी हो क्या फर्क पड़ता है,
पर दोनों में दो दो बार आक्रमण भी किए गए, इसके अनुसार दोनों बार अलाउद्दीन हार गया। ठीक है, तो यहाँ पर आक्रमण भाक्रमण सब सेम है, राजा रानी सब बराबर है। ठीक है, परंतु दोनों की कहानी बाद में बदल जाती है। दोनों में देखो अब क्या कहते हैं, क्या छूटा है क्या मिहिर, यहाँ से रानी पद्मावती सती हो जाती है, बस इतना ही है। आगे यहाँ पर लिखो, अबुल फजल कृत आईने अकबरी के अनुसार, अबुल फजल कृत या लिखित जो लिखना है, आईने अकबरी के अनुसार लिखे, आईने अकबरी के अनुसार दोनों युद्धों में, दोनों युद्धों में अलाउद्दीन, दोनों युद्धों में अलाउद्दीन हार जाता है, दोनों युद्धों में अलाउद्दीन हार जाता है। अब युद्ध कर रहा है, तो इसने सोचा रत्न सेन ने कि जाके बातचीत कर लेते हैं यार, कितना युद्ध लड़ोगे तुम, नहीं, तो इस संधि करने पहुंच गए दूसरे युद्ध के बाद कि भाई बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, दिमाग मत चाटो हमारा। तो ये पहुंच गए, तो इनके साथ में गए एक संघ में विश्वसनीय, वहां पे जो है मारे गए छल से, झपट से, नहीं विश्वासघात से। तो ये मारे गए, तो फिर रानी हो गई सती, है ना, रानी सब में सती हुई। तो लिखे कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय युद्ध के पश्चात, ठीक है, द्वितीय युद्ध के पश्चात, द्वितीय युद्ध के पश्चात रत्नसेन संधि प्रस्तावों पर चर्चा करने, रत्नसेन संधि प्रस्तावों पर चर्चा करने एक विश्वसनीय साथी के साथ जाता है। कौन है विश्वसनीय साथी है? एक विश्वसनीय साथी के साथ जाता है तथा 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 विश्वासघात के कारण मारा जाता है, विश्वासघात के कारण मारा जाता है। अतः रानी पद्मावती सती हो जाती है। अतः रानी पद्मावती सती हो जाती है। लिख लिया? अब लिखिए इसमें कि पैरा चेंज करेंगे। उपरोक्त विवरण से जितना हमने अब तक विवरण कर, उपरोक्त विवरण से एवं कर्नल टाड़ तथा अबुल फजल के द्वारा कृत ग्रंथों के आधार पर यह कहा जा सकता है, यह स्पष्ट है, ग्रंथों के आधार पर यह स्पष्ट है कि भीमसेन या रत्नसेन नामक चित्तौड़ के राजा थे। भीमसेन या रत्नसेन नामक
चित्तौड़ के राजा, दो नाम भी तो हो सकते हैं किसी किसी के, नहीं हो सकते। भीमसेन या रत्नसेन नाम के चित्तौड़ के राजा थे, जिनकी रानी, जिनकी पत्नी रानी पद्मावती या पद्मिनी रूप सौंदर्य में, रूप सौंदर्य में असीम, बिना किसी सीमा के, नहीं असीम थी, रूप सौंदर्य में कैसी थी, असीम थी, असीम थी। तीसरा फैक्ट, कोमा लगा रहे हो ना, चित्तौड़ के राजा थे, उनकी रानी थी, हो गए दो, दो फैक्ट हो गए। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रत्नसेन पर किए गए आक्रमण, अब वो क्यों किए, कोई गया नहीं गया, उसे खुद पता चल गया, खुद अंतर्यामी था, या भगवान ने आके उसके कान में कह दिया कि उसकी पत्नी को तुम ले आओ, वट एवर वॉज द रीजन, बट ये आया इसके पास, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रत्नसेन पर आक्रमण, रत्नसेन पर आक्रमण, रत्नसेन पर आक्रमण पद्मावती का सती होना, कैसे लिखा है सेंटेंस, बताना एक बार सेंटेंस, तरुण बताएंगे। तरुण सबको ट्यूशन दे दो, आप कॉपी में लिखते हो या टाइप ही कर लेते हो, कैसे करते हो बताना, थोड़ा सीक्रेट इन बच्चों को, थोड़ा सा इनको भी इंस्पायर करो, है ना। ये तरुण भी हमारी ही क्लास के छात्र हैं, और यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके साथ में है और हमारे साथ में है ना। और इनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। ये कॉपी पे लिखते हैं कि टाइप कर लेते हैं, जो भी है, परंतु वास्तव में बहुत काबिल तारीफ है। और तरुण, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप आरओ या एआरओ का भी ट्राई करें, अच्छी जॉब होती है, टाइपिंग स्पीड उसमें अच्छी होनी चाहिए, जो आपकी वास्तव में अच्छी है, ठीक है। और लखनऊ इलाहाबाद दो जगह उसमें पोस्टिंग होती है, इंटरव्यू होता ही नहीं है, पीटी मेंस होता है, तो एक बार एग्जाम जरूर देना। खैर चलो बताओ मुझे, कहाँ क्या लिखा था हमने, कैसे लिखा था सेंटेंस, सेंटेंस बोलिए कैसे लिखा था। बताएंगे, टाइप कर दो, मुझे भी दे देना, ठीक है, टाइप किया हुआ, ठीक है तरुण। हम्म, हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आधे लोगों को नहीं पता होगा वॉइस नोट का, ठीक है, तो वॉइस नोट पे ये लिख देते होंगे फटाफट से बोल के, ठीक है। हमें भी जब हमारे कई बार टाइपिस्ट नहीं आते हैं, जैसे संडे में क्लास लग जाती है या कुछ, तो पीपीटीज अगर बनानी पड़ती है तो वॉइस नोट का हम लोग भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप बोलोगे और वो लिखा जाएगा। बाकी भैया मैंने पूछा था यहाँ सेंटेंस बता दो, क्या लिखवा रहे थे, ठीक है। अब इतनी देर में तो तुमने ये बोल के भेजा है,
ये स्पष्ट है कि भीमसेन या रत्नसेन जो भी था उसका रूप सौंदर्य असीम था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रत्नसेन पर आक्रमण, पद्मावती का सती होना आदि 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 प्रसंगों के आधार पर आदि प्रसंगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह कहा जा सकता है कि जायसीकृत रचना पद्मावत कुछ प्रसंगों के मामले में ऐतिहासिक है यदि ऐतिहासिक नहीं भी है, यदि ऐतिहासिक नहीं भी है तो कम से कम इतने प्रसिद्ध प्रसंग इतने प्रसिद्ध प्रसंग अवश्य है, कम से कम इतने प्रसिद्ध प्रसंग अवश्य हैं जिनकी 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 इतिहास के साथ में जिनकी इतिहास के साथ में प्रामाणिकता संभवतः जुड़ गई, जिनकी इतिहास के साथ में प्रामाणिकता अवश्य जुड़ गई। यानी कि अब ये हिस्टोरिकल है बहुत सारी चीजें, ठीक है, परंतु अब पता नहीं हिस्टोरिकल है भी या नहीं है, परंतु इतनी पॉपुलर है। जैसे कि हम एक कोई बात चलाएं समाज में और वो चलते 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 इतनी पॉपुलर हो जाए कि लोग उसे सच मानने लगे, वैसा कुछ हुआ है पद्मावत के साथ, ठीक है। तो देखिए आगे, पैरा चेंज करके लिखेंगे। इस कथानक में या पद्मावत के कथानक में कुछ कल्पनाएं भी जुड़ी हुई हैं जैसे राघव चेतन की कहानी जायसी के द्वारा इस कहानी को इसलिए जोड़ा गया, इस कहानी को संभवतः इसलिए जोड़ा गया ताकि वे अलाउद्दीन के आक्रमण की कहानी को जोड़ सके, अलाउद्दीन के द्वारा आक्रमण की कहानी को जोड़ सके। ये इसलिए लाए राघव चेतन नाम के कैरेक्टर को क्योंकि इतिहास में ये मिलता नहीं है। अब राघव चेतन को नहीं लाते तो वो आक्रमण कैसे करता, आक्रमण नहीं करता तो पद्मावती सती कैसे होती, समझ रहे हैं। तो यानी कि पद्मावत के कथानक में बहुत सारी इमेजिनेशन जोड़े गए हैं, ये समझ में आ गया। दूसरी कल्पना पद्मिनी के अलाउद्दीन को
दिखाने की अनुमति, दिखाने की अनुमति से जुड़ी है, जिसमें अनुमति से जुड़ी है, जिसमें रत्नसेन रत्नसेन नहीं चाहता, जिसमें रत्नसेन नहीं चाहता कि अलाउद्दीन उसकी पत्नी अलाउद्दीन रानी पद्मावती को प्रत्यक्ष रूप से देखे। तो वो एक कराना कल्पना की शीशे में प्रतिबिंब दिखा देता है, ठीक है। अलाउद्दीन रानी पद्मिनी को प्रत्यक्ष रूप से देखे नहीं चाहता रत्नसेन, क्योंकि क्योंकि नायक के द्वारा, नायक है राजा रत्नसेन, क्योंकि नायक के द्वारा खलनायक को, खलनायक कौन है? नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, गाना सुने। खलनायक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव कैरेक्टर। ये अलाउद्दीन खिलजी नायक के द्वारा खलनायक को अपनी पत्नी नायक के द्वारा खलनायक को अपनी पत्नी के दर्शन कराना, अपनी पत्नी के दर्शन कराना एक राजपूत राजा के लिए, एक राजपूत राजा के लिए इतिहास में गौरवपूर्ण नहीं कहा जाएगा, गौरवपूर्ण नहीं कहा जाएगा। इसलिए बेचारे ने दुम दमागे कुछ नहीं किया, चुप पे रह गया। इतिहास में गौरवपूर्ण नहीं कहा जाएगा। ठीक है। इसी कारण जायसी ने रत्नसेन के द्वारा अपनी पत्नी पद्मावती को जो लिखना, अलाउद्दीन खिलजी के सामने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में दर्शाने का वर्णन किया गया है। दर्शाने का वर्णन किया गया है, ये कारण था। शीशे में लिखा रहा बैठकर चलो, ठीक है। दर्शाने का वर्णन किया गया है। आगे लिखे। आगे लिखेंगे। जायसी ने अपनी रचना में अन्य प्रसंगों में भी कल्पना का सहारा लिया है, जैसे गोरा बादल के द्वारा दिल्ली जाकर रत्नसेन को छुड़ा कर लाना,
जिसके माध्यम से जायसी पाठक वर्ग में वीर रस का योद्धा, देख रहे हो कितने बड़े योद्धा, जिसके माध्यम से जायसी पाठक वर्ग में वीर रस का संचार करना चाहते थे। इसलिए एकदम बाहुबली गए वहां पे, जेलें तोड़ के ले आए राजा को अपने, है ना, इतने बड़े राजा के द्वार से ले आए अपने राजा को। अलाउद्दीन खिलजी के वहां से देखो कहां से कहां लेके गए, चित्तौड़। कहाँ है चित्तौड़? दिल्ली टू चित्तौड़ पालकियों में, बड़े भारी थे भाई। वीर रस का संचार किया जा सके। आगे लिखेंगे इसमें कि एक अन्य काल्पनिक प्रसंग के अंतर्गत जायसी ने देवपाल नामक चरित्र को दिखाया। एक अन्य काल्पनिक प्रसंग के अंतर्गत जायसी ने देवपाल नामक चरित्र को दिखाया है, और इस चरित्र की रचना कर जायसी ने रत्नसेन, इसी के द्वारा मारा गया ना, बाद में घायल हो गया, मर गया वापस, है, इसलिए दिखाया कि अलाउद्दीन के द्वारा ना मारा जाए। कहीं किससे मरवाता, या तो बीमार करके मरवाता, डायरेक्टली तो इससे भी नहीं मरवाया, घायल हो गया, इसके साथ युद्ध लड़ के, खलनायक के द्वारा ना मरवाता जाए, नहीं, एक नया कैरेक्टर गढ़ लिया। रचना कर रत्नसेन को इसके द्वारा मरवाकर इस बात को स्थापित करना चाहता था, इस बात की स्थापना की कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रत्नसेन का वध, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रत्नसेन का वध जायसी नहीं कराना चाहता। रत्नसेन का वध जायसी नहीं कराना चाहते थे। बात आई समझ में? ओके, और बताओ कोई क्वेश्चन हो इस क्लास से? बताओ, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्वेश्चन लिख लोगे? इतिहास है, कल्पना है, मिश्रण है, लिख लोगे? प्रसंगों है, सही कहानी तो है, लिखना क्या है इसमें? विक्रम थोड़ा सा रह गया, जैसे एक तो रह गया इसमें पद्मावत में कि लोक जीवन के कितना करीब। हालांकि अगर मैं वो तुम्हें हैंड रिटन भी दे दूं ना आज शाम तक, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। और एक रह गया है शिल्प वगैरह वाला बात, ठीक है।
चलो ठीक है, फिर कल करते हैं, कल अगली क्लास करते हैं, 1 बजे आ जाना। ओके, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और जो इकोनॉमी वाले हैं 3 बजे आ जाए। ओके, 3 बजे वाली क्लास है, 7 क्या है, आगाज और सर्वोदय में। ओके जी, थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड ऑल ऑफ यू। धन्यवाद आप सभी का। रिवाइज कर लेना, लिख के देख लेना एक बार, ठीक है। शुक्रिया।